हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया बेटा सीयूईटी के क्रैश कोर्स में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है हमारे पास सॉल्यूशंस। सॉलिड स्टेट आपका हो चुका है, अभी हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट चैप्टर होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं कि जो भी क्वेश्चन है तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी और किस किस क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते थे। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हैं वीडियो को पॉज करें और खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अगर बन रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा तो आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। और उसमें जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताए जा रहे हैं वो देखने हैं आपको, तो मतलब सॉल्यूशन देखना ही है, बट एक बार एटलीस्ट क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लो कि आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप देखिए कि आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम है या फिर आपने कोई मिस्टेक की है। तो अगर कोई मिस्टेक की होगी तो वो आप जब वीडियो देखोगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। बट अगर आपको लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप उसको रिवाइज करें विजेता सीरीज से, या फिर फुल लेंथ वीडियो दे रखे हैं उससे कहीं से भी आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट को ध्यान रखें। तो हर एक क्वेश्चन को सबसे पहले खुद को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर का फायदा उठाना है पूरा। सबसे पहले खुद अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि जब तक खुद अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि आप क्या मिस्टेक कर सकते हो एग्जाम में। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए सबसे पहले खुद अटेम्प्ट करें, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है एक बार अटेम्प्ट किया फिर उसके बाद इधर उधर घूमने चले गए, देन फिर आधा वीडियो बाद में देख रहे हो, ये मत करो। क्योंकि सीटिंग टाइम आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आपका सीटिंग टाइम रहेगा उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगी ड्यूरिंग एग्जाम। उससे नेगेटिव मार्किंग जो होती है हमारी वो कम होती है, या हम बोल सकते हैं कि एक्यूरेसी बढ़ेगी। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन if it is obtained by mixing 300 gram of 30% and 200 gram of 20% solution by weight। तो हमें टोटल रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वेट परसेंट बताना है। दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस का मैंने आपको बता रखा है। क्या करना है आपको, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको अभी जो दे रखा है उसका मीनिंग क्या है। मतलब जब कभी भी आपको W/W, W/V या V/V परसेंट दे रखा हो तो सबसे पहले आप उसका मीनिंग देखिए कि जो वेट बाई वेट परसेंट वगैरह दे रखा है उसका मीनिंग सबसे पहले लिखना है आपको। तो 30% का मीनिंग क्या होता है हमारे पास? 30% का मीनिंग होता है 30% W/W का मीनिंग क्या होता है कि 30 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम है मेरे पास, बट उधर इसमें क्वेश्चन बोला हुआ है कि हमारे पास 300 ग्राम सॉल्यूशन है ऐसा। तो अगर 100 ग्राम में मेरे पास 30 ग्राम है तो 300 ग्राम में कितना आ जाएगा? तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन 300 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कितना आ गया? 90 ग्राम। ये तो हमारे पास एक सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? दूसरा उसने क्या बोला हमारे पास? 20%। दूसरा क्या बोला है उसने? दूसरा हमसे बोला हुआ है कि 20% है, तो 20% में क्या होगा हमारे पास? 20% W/W है, इसका मीनिंग हो जाएगा कि 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको यही करना है, ठीक है। तो आप इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको तो एग्जाम में। इसके बाद क्या जाएगा, अब ये 100 ग्राम में 20 ग्राम है, हमारे पास कितना दे रखा है? 200 ग्राम। तो इधर कितना आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट इन 200 ग्राम सॉल्यूशन। तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 20 × 2 करेंगे तो 40 ग्राम। क्लियर है? अब हमें वेट परसेंट चाहिए, तो वेट परसेंट के लिए हमें क्या करना होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट, तो W/W परसेंट, ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन का है हमारे पास। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा? 40 + 90, 40 + 90 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास? वेट ऑफ सॉल्यूशन देखिए कितना है, ये है हमारे पास 200 और इधर कितना है 300, ये आ गया
500 एंड इनटू में कितना आ जाएगा हमारे पास 100, तो ये 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया हमारे पास 40 90 130 अपॉन 5। तो इधर से अगर सोल्व करते तो ये आ गया हमारे पास 26% जो कि किसमें दे रखा है, ऑप्शन बी में। क्लियर है? तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। क्लियर है भाई? इसके अलावा आपसे क्या करना है, आपको जो रिलेशन आपको लिखवा रखे हैं, कौन कौन सा, एक डेंसिटी का रिलेशन है हमारे पास, डेंसिटी और मोलरिटी का कौन सा रिलेशन है वो बता देते हैं आपको कि मोलरिटी इज इक्वल टू W/W% इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये आ सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो भी कोई जरूरत नहीं है, आपको जो मैंने अभी बताया कि आप क्या करना है, जो भी वेट बाय वेट परसेंट या जो भी आपको परसेंटेज गिवन हो उसका मीनिंग लिखे, देन आप जो भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करोगे तो हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। What is the molarity of K plus in aqueous solution that contains 17.4 ppm of K2SO4? मोलर मास दे रखा है हमारे पास K2SO4 का 174 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ppm दे रखा है, तो ppm की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो अगर ppm की डेफिनेशन देखे हम तो उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, हमें चाहिए मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है हमारे पास, m, कैपिटल M इज इक्वल टू n सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किसमें होना चाहिए, लीटर में। तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि हमें n सॉल्यूट चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अब सॉल्यूट हमें पास जो 17.4 ppm दे रखी है वो हमारे पास K2SO4 की ppm है। किसकी ppm है, K2SO4 की ppm है, ना कि हमारे पास K प्लस की है। तो अभी हमारे पास जो भी डेटा आएगा वो K2SO4 के लिए आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम सबसे पहले K2SO4 के लिए देख लेते हैं। तो अगर 17.4 ppm दे रखा है हमारे पास 17.4 ppm, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग हम बोलेंगे कि 17.4 ग्राम ऑफ K2SO4 प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब सिंस हमारे, क्योंकि ppm दे रखा है तो अब ये वेट बाय वेट परसेंट या W/V% है। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो जनरली हम W/V लेते हैं। ठीक है, बट अगर फिर भी आप W/W लेना चाहो तो भी कोई समस्या नहीं है। तो अगर W/W लेंगे तो हमारे पास वेट आएगा, अगर W/V लेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आएगा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और 10⁶ ml ऑफ सॉल्यूशन, दोनों एक ही बात है। क्योंकि अगर आप ग्राम में लोगे तो आपको डेंसिटी 1 ग्राम पर ml माननी पड़ेगी, ये अंडरस्टूड है। बात समझ में आ गई? तो हमें क्या पता लग गया, हमें वेट पता लग गया एंड वॉल्यूम पता लग गया, यही तो चाहिए था। तो इधर से हमारे पास मोलरिटी ऑफ K2SO4 कितना आ जाएगा हमारे पास, गिवन मास K2SO4 का कितना है 17.4 अपॉन n सॉल्यूट है, तो ये तो आ गया वेट, गिवन मास आ गया। अब हमें मोलर मास कितना है 174 इंटू 10⁶ क्या है ml, ये आ गया 10⁶, ये ml में दे रखा है, हमें किस में चाहिए, लीटर में। तो लीटर के लिए ये आ गया हमारे पास 1000। सही है, तो इधर से अगर कैलकुलेट करूंगा तो ये आ गया हमारे पास 10⁻3, इधर से करेंगे तो ये कितना आ गया हमारे पास 0.1। तो MK2SO4 अगर हमारे पास आया है तो MK2SO4 आ गया 10⁻⁻⁴ मोलरिटी, ये आ गई हमारे पास। बट ये किसकी मोलरिटी है सर, ये तो हमारे पास K2SO4 की है, हमें किसकी चाहिए, K प्लस की मोलरिटी चाहिए। तो K प्लस की मोलरिटी के लिए सिंपल सा फंडा है, डिसोसिएट कर लो। तो जब आप डिसोसिएट करोगे तो हमारे पास क्या रहेगा, ये है K2SO4, अगर आप इसको डिसोसिएट करते हो तो हमारे पास क्या बनेगा, किसमें डिसोसिएट होगा, ट्वाइस K प्लस SO4 2 माइनस। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर मेरे पास K2SO4 1 होता है तो इसमें से K प्लस कितने मिलेंगे 2, SO4 कितना मिलेगा 1। तो अगर इसकी मोलरिटी 1 है तो इसकी 2, तो अगर इसकी मोलरिटी 10⁻⁻⁴ है तो मोलरिटी ऑफ K प्लस कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर। सही है,
तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो ये देख लो किसमें दे रखा है, किसमें दे रखा है हमारे पास, ये 2 × 10⁻⁻⁴। क्लियर है भाई? मेरे हिसाब से इस चीज में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, कि आपके पास इस तरीके से वो K2SO4 है, Al2SO4 का ऑल्टराइज दे सकता है, कोई भी सॉल्ट दे सकता है हमारे पास। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए 5.2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। तो देखो जब कभी भी आपको मोलेलिटी या मोलेरिटी गिवन हो, जब कभी भी आपको मोलेलिटी या मोलेरिटी गिवन हो, तो मैंने आपको बता रखा है दैट मींस उसने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बारे में। बात समझ में आ रही है? एंड अगर मैं बात करूं मोलेलिटी, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो है ही, साथ में वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। अगर मोलेरिटी की बात करता है तो मोलेरिटी में हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो है ही साथ में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है? तो अभी हमारे पास क्या दे रखा है 5.2 मोलल। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास 5.2 मोल किसके, CH3OH के, प्रेजेंट इन 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ वाटर। सही है? तो ये आ गया हमारे पास। ये किसका मीनिंग है, ये हमारे पास इस स्टेटमेंट का मीनिंग है। तो ये दे रखा हमारे पास मिथाइल एल्कोहल है ना, CH3OH इज सप्लाइड, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल एल्कोहल इन द सॉल्यूशन। मिथाइल एल्कोहल के हमें क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो अब हमें चाहिए NH2O। तो NH2O के लिए गिवन मास कितना है 1000 ग्राम, ये दे रखा, अपॉन मोलिकुलर वेट 18, तो ये कितना आता है 15.55। अरे यही आता है हमारे पास। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ही तो चाहिए। तो बहुत सिंपल है, मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, X CH3OH इज इक्वल टू N CH3OH, जो कि हमें दे दिया है उसने, ये रे, अपॉन N टोटल, जिसमें क्या आएगा N CH3OH प्लस NH2O। क्लियर है भाई? तो अगर इसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया है NCH3OH कितना है हमारे पास, NCH3OH है 5.2 अपॉन NCH3OH प्लस NH2O, अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5.2 प्लस 55.55। तो अगर इसका सम करते हैं हमारे पास तो 5.2 अपॉन ये कितना आ जाएगा 57.0 और ये आ गया 60.75। और अगर इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास तो आप देख सकते हो कि 0.086 आएगा। कितना आएगा, 0, क्योंकि 50 में जाएगा नहीं, तो 0.086, 8 तक आपको देखना है, उसके बाद तो ऑप्शन से कर ही सकते हो। भाई ये देखो कितना है 5 पॉइंट समथिंग है, तो इसको 52 किया, पॉइंट लग गया, 52 में भी 60 का नहीं जाएगा, तो 520 करेंगे तब 8 टाइम्स जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी इज द करेक्ट आंसर। तो कंसंट्रेशन टर्म्स के इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे पास। क्लियर है? कंसंट्रेशन टर्म्स के बाद हमारे पास हेनरीज लॉ वगैरह के आते हैं ना। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास ये दे रखा है, क्या दे रखा है, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ गैसेज इन ए सॉल्वेंट, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ गैसेज इन ए सॉल्वेंट कंसीडर ए सिस्टम एज शोन बिलो। ये हमारे पास दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बीकर विल हैव द ग्रेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस। तो अगर हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात करें तो हेनरी क्या बता के गया था, हेनरी ने आपको बताया है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके वेपर पार्शियल प्रेशर के, कि उस सरफेस पर उस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है। तो अगर आप देखोगे, ये ध्यान रखना, ये किसकी सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, किसकी सॉल्युबिलिटी है बेटा, ये हमारे पास गैसेज की सॉल्युबिलिटी के लिए है। अगर यहीं पर हमारे पास सॉलिड सॉल्यूट दे देता तो प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, देन आप कितना भी प्रेशर लगाओ सॉल्युबिलिटी हमारे पास सेम ही आएगी, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड हमारे दोनों इनकंप्रेसिबल फ्लूइड हो जाएंगे, तो उस वाले केस में नहीं आएगा। बट अभी हमारे पास गैस क्या है, कंप्रेसिबल होता है, इस वजह से प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है।
तो जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। इधर हमारे पास वेट ज्यादा है मतलब ज्यादा प्रेशर हुआ मींस ज्यादा सॉल्युबिलिटी हुई। तो बीकर बी में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बीकर विल हैव द ग्रेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस? तो बीकर बी बिल्कुल सही, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये हो गया हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया हेनरीज लॉ का। अब हम न्यूमेरिकल पोर्शन भी देख लेते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन क्या है हमारे पास? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द वाटर assuming that the temperature is 25 degree centigrade, total pressure is 1 atm and mole fraction of nitrogen is 0.78। kh दे रखा है हमारे पास। अब इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज यूनिट ऑफ kh एंड प्रेशर। तो अगर प्रेशर की यूनिट देखोगे इधर atm है, इधर kh की यूनिट में mm ऑफ hg दे रखा है। तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि ये यूनिट्स को सेम करो, या तो एटीएम में कन्वर्ट कर लो या एमएमएचजी में कन्वर्ट कर लो। क्लियर है भाई? तो उसके अकॉर्डिंग हमें बात करनी है। अब दूसरा, उसने हमारे पास एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, एक फॉर्मूला ही होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी इज इक्वल टू के एच इंटू पी गैस। ठीक है, ये होता है। डेरिवेशन के अभी आपको कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, तो ये आता है हमारे पास। ये दो फॉर्मूले हैं, इनके अकॉर्डिंग हमें चीजें करनी है। तो अब इसमें हमसे कंसंट्रेशन पूछा है, इसलिए सेकंड वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो सर बहुत इजी है, मोलरिटी हमें फाइंड करनी है, क्योंकि मोलरिटी देख लो KH इंटू पी गैस करना है। तो सबसे पहले हम KH की वैल्यू पता है, पी गैस, बोले सर पी गैस तो पता है ना, पी गैस कितना है? 1 atm है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है, ये पी गैस है, टोटल प्रेशर नहीं आता है। तो उस पर्टिकुलर गैस का आएगा। तो PN2 कैसे निकालोगे आप? PN2 इज इक्वल टू पी टोटल इंटू XN2, ये आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। P टोटल कितना है? अच्छा, ये XN2 जो वेपर है उसमें मोल फ्रैक्शन है हमारे पास, ध्यान रखना। ये जो XN2 है, ये राउल्ट्स लॉ नहीं पढ़ा रहा हूं मैं कि सर X है तो मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड है, नहीं। बात समझ में आ रही है? तो N2 का हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन दे रखा है नाइट्रोजन का, वो कितना? 0.78। तो यह आ जाएगा 1 इंटू 0.78। अब इंटू मैं क्या करूंगा? 760। 760 क्यों किया है मैंने? 760 इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास यहां MMHG है। तो 1 atm इक्वल टू क्या होता है? 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, इसलिए हमने ये किया है। क्लियर है? तो इधर से हमारे पास वैल्यू जो भी आएगी हम उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे। ठीक है, अब हमें मोलरिटी चाहिए। तो मोलरिटी इज इक्वल टू KH कितना दे रखा है? 8.42 इंटू 10 रेज पावर माइनस का कितना है बेटा? 7 इंटू ये कितना है हमारे पास? 0.78 इंटू 760। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आएगी बेटा 4.99। सोल्व करना है आपको इंटू 10 रेज पावर माइनस का 4। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? सी इज द करेक्ट आंसर। तो न्यूमेरिकल हमारे पास या तो इस फॉर्मूले पर बनेगा या इस फॉर्मूले पर बनेगा। क्लियर है भाई? थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको बता ही दिया है कि जो भी हमारे पास सॉलिड रहेगा या फिर गैस है सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट कैसा है हमारे पास? गैस है तो प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, अगर सॉल्यूट हमारा सॉलिड है तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं तो टेम्परेचर में हमारे पास दोनों में ही इफेक्ट आता है, सॉलिड हो चाहे गैस हो। हायर टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम हो जाती है, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है गैस की सॉल्युबिलिटी। ठीक है, और सॉलिड के लिए आपको देखना पड़ेगा कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, क्योंकि मैं जितना ज्यादा बोलूंगा उतना आपके पास कंटेंट ज्यादा डिलीवर होगा। ठीक है, तो सॉलिड के लिए क्या करना होता है? अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सॉल्युबिलिटी कम होगी। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है देन सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगी। ये हो गया सॉलिड के लिए। गैस के लिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम होगी। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आता है हमारे पास राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ के बारे में देखते हैं। राउल्ट्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन वगैरह के क्वेश्चंस। तो ये हमारे पास दे रखा है, व्हेन ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स
इज टेकन इन क्लोज वेसल, देन बाइनरी सॉल्यूशन है हमारे पास, बाइनरी सॉल्यूशन है तो दो हो गए। अब इसमें वोलेटाइल लिक्विड है, दोनों लिक्विड कैसे है, वोलेटाइल। अब दोनों लिक्विड वोलेटाइल है, दैट मींस दोनों की वेपर बनेगी। वोलेटाइल का मीनिंग ही क्या होता है कि जिसकी वेपर बने उसको हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल बोलते हैं, जो वेपराइज हो सके। तो दोनों लिक्विड की वेपर बनेगी हमारे पास। क्लियर है। अब ऑप्शन देखते हैं। बोथ द कंपोनेंट्स वुड इवोपरेट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारे पास। अगर मैं ऑप्शन से एलिमिनेट करें हम, तो ये हमारे पास सही है। बोथ द कंपोनेंट्स वुड इवोपरेट, ये भी सही है। नन ऑफ कंपोनेंट्स वुड इवेपोरेट, तो ये तो रॉन्ग हो गया। डी के बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता। अब देखते हैं ए और बी में से। एंड एन इक्विलिब्रियम वुड बी स्टेब्लिश बिटवीन वेपर फेज एंड इक्विलिब्रियम लिक्विड फेज, ये बात बिल्कुल सही है कि जब हमारे पास दोनों ही कैसे रहेंगे, वोलेटाइल है, तो हमारे पास इसमें हमारे पास एक तो ये हो गया, दूसरा हमारे पास क्या हो गया, ये है। तो अब क्या होगा, हमारे पास दोनों की वेपर बनेगी। क्या होगा, दोनों की वेपर बनेगी। तो इधर हमारे पास दोनों की वेपर बनेगी। बात समझ में आ रही है। और एक टाइम बाद क्या होगा कि जितना इवेपरेशन हो रहा है, जितना हमारे पास क्या हो रहा है, इवेपरेशन हो रहा है, उतना ही क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। तो ये लिक्विड फेज, इधर क्या है, वेपर फेज। तो लिक्विड फेज और वेपर फेज में एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या होगा, रेट ऑफ इवेपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। तो लिक्विड फेज एंड वेपर फेज में होता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला तो हमारे पास। तो ये तो करेक्ट हो गया। बी में क्या दे रखा है, बट इक्विलिब्रियम वुड नॉट बी स्टेब्लिश बिटवीन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि क्लोज कंटेनर है तो इक्विलिब्रियम तो स्टेब्लिश होगा। क्लियर है। नन ऑफ द अबव तो रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द फॉलोइंग डायग्राम शोज द वेपर प्रेशर कर्व्स फॉर CH3F, CH3OH, CH3COOH एंड HCHO। तो ये हमारे पास दे रखा है। तो अगर आप देखोगे तो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप देखिए कि इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं ये टेम्परेचर लेता हूं, तो इससे हमारे पास पता चल रहा है कि हमारे पास किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर, फर्स्ट का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। क्लियर है। ये चीज हमें पता चल रही है। तो अब क्या बोल सकते हैं हम, अब हमें पता है कि वेपर प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉइलिंग पॉइंट के। क्योंकि कोई भी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा रहेगा, कोई भी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा रहेगा, उसकी वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का मीनिंग ही यह है कि उसकी रेट, मतलब वेपराइज होने की जो टेंडेंसी है वो कम है। अब उसका रीजन क्या हो सकता है, उसका रीजन होगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IMF। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, हमारे पास वेपर प्रेशर होगा। अब अगर इनमें से देखें आप, तो आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है कि अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखूं, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमारे पास सबसे पहले आता है एसिड RCOOH, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के लिए। देन आता है हमारे पास एल्कोहल, देन आता है हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन, एंड देन आता है हमारे पास RX। ठीक है, मतलब RX से पहले ईथर भी आता है। क्या आता है, ईथर, वो भी लिख देते हैं हम। ठीक है, इतना चलेगा भी। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, मतलब इसका वेपर प्रेशर सबसे कम होना चाहिए। तो फोर्थ वाला क्या होगा, CH3COH होगा। तो फोर्थ वाला CH3COH हमारे पास किस में दे रखा है, एक फर्स्ट में एक थर्ड में, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए। क्लियर है। फोर्थ के बाद क्या आएगा, एल्कोहल आना चाहिए, एल्कोहल थर्ड पे होना चाहिए हमारे पास। तो इसमें भी एल्कोहल, इसमें भी एल्कोहल, मतलब अभी तक हम नहीं कर पाए। उसके बाद एल्डिहाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड। तो अगर मैं इधर देखूं हमारे पास, तो थर्ड वाला क्या होना, ये क्या होगा हमारे पास, एसिड। एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है। ये हमारे पास होगा एल्कोहल, ये होगा हमारे पास एल्डिहाइड HCHO जो दे रखा है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास RX।
तो अब आएगा हमारे पास सेकंड क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए हमारे पास HCHO, जो कि फर्स्ट में दे रखा है, इधर उल्टा दे रखा है, मतलब फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए, है ना, इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा के। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है राउल्स लॉ से रिलेटेड है, साथ ही साथ में हेनरीज लॉ भी है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारे पास राउल्स लॉ बिकम्स ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। राउल्स लॉ है जो हमारे पास स्पेशल केस बनेगा हेनरीज लॉ का, कब हमारे पास, ये उसने पूछा हुआ है। क्लियर है भाई? ये हमारे पास पूछा हुआ है। तो अगर इसमें हम बात करें तो ऑप्शन दे रखे हमारे पास के एच इज इक्वल टू पी आई नॉट, के एच इज नॉट इक्वल टू पी आई नॉट, के एच लेस देन इक्वल टू पी आई नॉट और के एच ग्रेटर देन इक्वल टू पी आई नॉट। ये हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। क्लियर है भाई? तो अगर इसकी हम बात करें तो आप दोनों लॉज देख लीजिए। अगर मैं हेनरी की बात करूं, किसकी बात करें अपन, हेनरी, तो हेनरी ने बोला P इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, के एच इंटू एक्स। ये हमारे पास क्या होता है, हेनरीज लॉ। क्लियर है? P गैस इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, ये हमारे पास है हेनरीज लॉ। अगर मैं राउल्स लॉ की बात करूं तो राउल्स लॉ ने क्या बोला, राउल्स लॉ ने बोला P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, x के, और P इज इक्वल टू आ जाएगा x इंटू पी नोट। क्लियर है? अब हमारे पास अगर ये दोनों इक्वल है, ये भी P गैस ही है, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो देखो लेफ्ट साइड इक्वल है P गैस, राइट साइड में x है, इधर भी x है, मतलब के एच को किसके इक्वल होना पड़ेगा, P नोट के इक्वल होना पड़ेगा, एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर हेनरीज कांस्टेंट P नोट के इक्वल हो जाता है प्योर वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्वेंट का, वोलेटाइल सॉल्वेंट के प्योर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, देन हेनरीज लॉ एंड राउल्स लॉ क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम कि राउल्स लॉ हेनरीज लॉ का स्पेशल केस बन जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन ए सही है, बी में इनकरेक्ट दे रखा है, ये लेस देन का कोई सीन नहीं है, ना ग्रेटर देन का है। क्लियर है भाई? ये हमारे पास होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपको राउल्स लॉ में क्या देखते हैं हम, राउल्स लॉ में देखते हैं कि अगर आपको पी टोटल कैलकुलेट करना है तो पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, है ना, और इधर क्या होता है हमारे पास एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू कितनी होती है, 1। इनको एलिमिनेट करके हम इसमें कोई भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। ए 300 Kelvin at 300 Kelvin two pure liquids A and B have 150 mm Hg and 100 mm Hg vapor pressure। तो ये हमारे पास दे दिया पी ए नोट, प्योर दे रखा है पी ए नोट, और ये हमें दे दिया पी बी नोट। क्लियर है? देन हमारे पास बोल रहा है कि इन ए इक्विमोलर लिक्विड मिक्सर, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, हमारे पास इन ए इक्विमोलर लिक्विड मिक्सर, इक्विमोलर बोला हुआ है, इसका मतलब यह है कि एन ए इज इक्वल टू एन बी है, एन ए इज इक्वल टू कितना है, एन बी, और मैं मान लेता हूं कि वो कितना है, 1 है। तो अगर इधर से एक्स ए कैलकुलेट करना रहा मेरे को, तो एन ए अपॉन एन ए प्लस क्या आएगा, एन बी आएगा, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, मतलब 0.5 आ गया। सिमिलरली एक्स बी भी कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स ए कर लो या फिर से वही कर लो तो 0.5 आ जाएगा। एक्स ए एंड एक्स बी क्या है इधर, क्या कोई बता सकता है? हाँ सर, एक्स ए एंड एक्स बी हमारे पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज। एक्स ए एंड एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट्स इन लिक्विड फेज, लिक्विड के अंदर। क्लियर है? अब हमारे पास क्या बोला हुआ है उसने, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, बी का वेपर फेज में चाहिए। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये हमारे पास बता रखा है, आपको बहुत बार बोला है मैंने। कॉन्सेप्ट क्या है
कॉन्सेप्ट ये है कि जब कभी भी वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन की बात करें, मोल फ्रैक्शन की बात करें, देन क्या करना है आपको, राउल्ट्स लॉ इक्वल टू डाल्टन्स लॉ, ये लगा देना। राउल्ट्स लॉ क्या होता है हमारे पास, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, एंड डाल्टन्स लॉ क्या होता है हमारे पास, पी ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए, ये होता है हमारे पास। अगर ए के लिए लगाते हैं, दोनों पी ए इन दोनों को इक्वल करना है, इधर से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे चाहे कितना भी टफ हो। ये चीज आपको बताई हुई है काफी बार। क्लियर है भाई? बोले सर हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये हमारे पास दे रखा है तो अब हमें क्या करना है, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, तो ये चीज हमें कहां लगानी होगी, सर बी के लिए चाहिए तो बी के लिए लगा देंगे। तो इधर हम बोलेंगे कि पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई बी। बोले सर एक्स ए हमें पता है, एक्स ए एक्स बी तो पता है, पी टोटल क्या होगा, वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सही है। वाई बी क्या है, वाई बी हमारे पास, वाई बी इधर ही लिख देता हूं चलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, ये हमारे पास है वाई बी। क्लियर है भाई? इस चीज में मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो हमें करना है, तो अगर इसको हम आगे सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा इधर से, बताइए भाई। तो इधर से आएगा हमारे पास P इक्वल करना है पी बी नॉट एक्स बी इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई बी, वाई बी कैलकुलेट करना है तो वाई बी आ जाएगा हमारे पास पी बी नॉट एक्स बी अपॉन पी टोटल। क्लियर है? वैल्यू पुट करेंगे, पी बी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 100 इंटू मोल फ्रैक्शन 0.5, पी टोटल हमें कैलकुलेट करना है। पी टोटल के लिए क्या करें, राउल्ट्स लॉ लगाइए, तो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी आएगा। तो अगर इधर कैलकुलेट करें, पी ए नॉट कितना है 150 इंटू 0.5 प्लस पी बी नॉट कितना है 100 इंटू 0.5, तो अगर इधर से करेंगे तो हमारे पास कितना गए, ये आ गया, दोनों का आप करना है 250 बाई 2 125 आ जाएगा। कितना आ गया हमारे पास 125, तो इधर से हमारे पास आ गया 125, तो ये वैल्यू पुट करनी है बस हमें, ये आ गया 125, तो ये आ गया हमारे पास 50 अपॉन 125, 50 अपॉन 125। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हमारे पास तो ये आ गया 0.500 हो जाएगा 4, तो वो किस में दे रखा है हमारे पास, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें और क्या बोल सकते हैं हम, और ये बोल सकते हैं कि हमने जैसे ये रिलेशन बताया है कि वाई बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी अपॉन पी टोटल, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वाई ए इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, पी ए नॉट, ये रिलेशन याद रख सकते हो, इजी है, अपॉन में पी टोटल आएगा, मैं वो लिख नहीं रहा हूं, क्यों, क्योंकि जब डिवाइड बाई वाई बी करूंगा तो इधर भी पी टोटल आएगा जो ऊपर चला जाएगा, तो इधर से हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो ये आ जाएगा। तो ये आप दिमाग में रख सकते हो, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो, या डायरेक्टली रिलेशन पूछ ले आपसे। कहां से आया है, राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ इक्वल किए। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं आएगा, यही है बस, इसी को घुमा फिरा के पूछ ले वो बात अलग है।
तो ये हमारे पास आ गया कब, जब हमसे वेपर फेज में मोल्स वगैरह पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। अगर ओनली लिक्विड फेज में है तो हमारे पास ये फॉर्मूला है पी टोटल पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू होती है 1। बस इधर से क्वेश्चन सोल्व करना है। क्लियर है? ये तब है जब हमारे पास दोनों जो कंपोनेंट है सॉल्यूशन के वो दोनों कैसे हमारे पास वोलेटाइल कंपोनेंट हो। अगर हमारे पास इफ एक्स्ट्रा है, इफ बी इज नॉन वोलेटाइल, तो इस वाले केस में हमारे पास P सॉल्यूशन आएगा राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स ए के। क्यों? क्योंकि B तो नॉन वोलेटाइल है, तो इधर से एक्स ए आ जाएगा और इधर से अगर आप कैलकुलेट करोगे आगे तो पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट आ गया हमारे पास, और एक्स ए को लिख सकते हो 1 माइनस एक्स बी, और इधर से आगे सॉल्व कर सकते हो आप चीजें। क्लियर है? यही फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसी को आगे डेराइव करते जाते हैं। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। तो इसका आंसर क्या हो गया 4। इसको देखते हैं भाई। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CHCl3 एंड CH2Cl2, ये हमारे पास दे रखा है 200 एंड 41.5 atm रेस्पेक्टिवली। द वेट ऑफ CHCl3 एंड CH2Cl2 आर रेस्पेक्टिवली 11.9 ग्राम एंड 17 ग्राम। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी, क्या फाइंड करना है हमें? वेपर प्रेशर फाइंड करना है सॉल्यूशन का। क्लियर है? तो सबसे पहले अब हमें अगर वेपर प्रेशर चाहिए सॉल्यूशन का, तो हमने अभी बताया है, तो आपको क्या करना होगा? सॉल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर चाहिए तो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी चाहिए हमें। पी ए नॉट नॉन है, पी बी नॉट नॉन है, एक्स ए एक्स बी नॉन नहीं है, इवन हमें मोल्स भी नहीं दे रखे हैं। तो एक जो क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें टफ, वो ये है कि आपसे मोल्स भी कैलकुलेट करवा ले, तो वो भी आपको दे दिया है क्वेश्चन। अब मोल्स के लिए उसने क्या दे रखा है? गिवन मास दे रखा है। क्या दे रखा है? मास। तो अगर मास दे रखा है तो क्या हम इधर से मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं? बोले सर बिल्कुल। कैसे? मोल्स का फॉर्मूला होता है मास की फॉर्म में गिवन मास n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये होता है मोल्स का फॉर्मूला। तो अगर इसमें हम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास कितना आ रहा है? NCH2Cl2। तो NCH2Cl2 का मास दे रखा है हमारे पास, CH2Cl2 सेकंड है 17 ग्राम, अपॉन क्या चाहिए हमें? गिवन मॉलिक्यूलर मास। तो CH2Cl2 का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया 71 प्लस 14, कितना हो गया? 85। तो ये आ गया हमारे पास 85, ये हो गया 1/5 मतलब 0.2। कोई समस्या नहीं है भाई? क्लियर है? अब हम बात करेंगे किसकी? NCHCl3। तो NCHCl3 अगर आप बात करोगे तो हमारे पास फिर से गिवन मास कितना है? 11.9। अब अगर आप इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करोगे MW ऑफ CHCl3, तो ये कितना आएगा हमारे पास? ये आ गया हमारे पास, देखो क्लोरीन 35.5 इंटू 3 करेंगे तो 106.5 प्लस ये कितना हो गया 13, मतलब 119.5 आ रहा है, जिसको मैं ऑलमोस्ट 119 ले रहा हूं बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन, क्योंकि इजी कैलकुलेशन हो जाएगी हमारे पास, ले सकते हैं, इतना चलेगा, कोई इश्यू नहीं है ना। तो ये आ गया हमारे पास 119, तो इधर से आ गया 0.1। हमें क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन। अब तो हो गया क्वेश्चन, है ना। तो ये आ गया XCH2Cl2, कितना आ जाएगा? NCH2Cl2 0.2 अपॉन टोटल 0.3, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 0.66 या 67 बोल सकते हो आप। कितना आ गया? 0.67। तो N ये XCHCl3 कितना आ जाएगा हमारे पास? यह आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 0.3 मतलब 1/3। ठीक है, इसको 2/3 रहने दो,
ये आ गया हमारे पास 2/3। बस ये वैल्यू पुट करनी है हमारे पास। तो पी टोटल अब तो कैलकुलेशन ही है बेटा। तो पी ए नॉट की वैल्यू कितनी है? पी ए नॉट की वैल्यू हमारे पास दे रखी है CHCl3 के लिए, ध्यान देना, CHCl3 के लिए 200 इनटू XA, मतलब इसके लिए CHCl3 का मोल फ्रैक्शन कितना है? CHCl3 का 1/3 प्लस पीबी नॉट कितना है हमारे पास? 41.5 इनटू XB कितना गिवन है हमारे पास? XB गिवन है हमारे पास, XB मतलब किसके लिए देख रहे हैं? CH2Cl2 के लिए। तो CH2Cl2 के लिए हमारे पास 41.5, CH2Cl2 आ गया 2/3। क्लियर है? तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? यह आ जाएगा 67 के आसपास, ठीक है, 66 67 के आसपास आएगा। एंड ये आ जाएगा 2/3 0.67, तो 41 इंटू 2 80, 80 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 25 से ज्यादा आएगा। तो 67 प्लस 25 80 से ऊपर जा रहा है ना? तो मतलब कौन सा आएगा? सी आ जाएगा 94.3 ATM, 94.3 ATM। अरे नहीं समझ में आ रहा, मैं बोल रहा हूं अगर आप रफ आइडिया लो, रफ कैलकुलेशन, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास? 67 प्लस इसकी रफ कैलकुलेशन 41.5 इंटू 2 किया, कितना आ गया हमारे पास? 83 डिवाइडेड बाई 3 कर रहे हो, कितना आएगा? ऑलमोस्ट आएगा 27 के आसपास। तो ये आ गया हमारे पास 27, ये कितना हो रहा है? 94। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है। कैलकुलेशन ये नहीं कि एग्जैक्ट सर कहां से करे, लंबी कैलकुलेशन है, नहीं, वो आपको कुछ ना कुछ हिंट देगा जिससे आप जल्दी कर सकते हो। क्लियर है बेटा? तो ये आ गया हमारे पास। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, वो भी देख लेंगे अपन। तो जो भी पॉसिबिलिटीज बनती है सारे क्वेश्चन देखे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज। आइडियल सॉल्यूशन दे रखा है, उसके लिए हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बता देता हूं इधर ही, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन के मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन है, यह है आइडियल, यह है हमारे पास नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है हमारे पास? डेल्टा H मिक्स 0, इधर डेल्टा H मिक्स नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा H मिक्स क्या होगा? अगर हमारे पास डेल्टा H मिक्स है ग्रेटर देन 0 तो ये होगा पॉजिटिव डेविएशन। अगर डेल्टा H मिक्स कैसा आता है बेटा नॉन आइडियल में? लेस देन 0, तो यहां पर रहेगा नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है? दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है इसमें, पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 है डेल्टा V मिक्स, ये क्या रहेगा? ये भी 0 रहेगा। इधर फिर से वही सेम, डेल्टा V मिक्स क्या रहेगा? नॉट इक्वल टू 0, बाकी सेम है। क्लियर है? तीसरा डेल्टा S मिक्स की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा X मिक्स नॉट इक्वल टू 0, और इधर भी एंट्रोपी में जो चेंज आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये रॉन्ग करने के चांसेस होते हैं ना। क्लियर है भाई? अगर मैं डेल्टा G मिक्स की बात करूं तो इसके बारे में भी हम नहीं बोल सकते कि 0 होगा या नहीं, डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, ठीक है। वैसे डेल्टा G 0 होगा ही नहीं हमारे पास। कैसे? मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा, क्योंकि डेल्टा G मिक्स जो है क्या आएगा? डेल्टा H मिक्स माइनस T डेल्टा H मिक्स। तो अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात करता हूं, ये वाली टर्म 0 हो गई, मतलब ये टोटल टर्म 0 है, ये 0 हो गई। अब डेल्टा H मिक्स क्या है हमारे, सॉरी ये गलत लिख दिया ना, डेल्टा G इक्वल डेल्टा H माइनस T डेल्टा S आएगा ना, T डेल्टा S। अब ये वाली टर्म तो क्या है हमारे पास? 0, तो माइनस T डेल्टा S है। डेल्टा S क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। और मैं ये भी बता देता हूं कि ये पॉजिटिव ही होता है दोनों में, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, क्योंकि जो रैंडमनेस है वो प्योर सॉल्वेंट या प्योर सॉल्यूट के कंपेयर में सॉल्यूशन में ज्यादा ही मिलेगी आपको। तो इसलिए हमारे पास डेल्टा एक्स मिक्स ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब डेल्टा G मिक्स जो है वो इधर लेस देन 0 रहेगा। क्लियर है? उधर भी हमारे पास लेस देन 0 मिलेगा आपको। अब हमारे पास अगर ऑप्शंस देखें, डेल्टा V मिक्स नॉट इक्वल टू 0 रॉन्ग, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? आइडियल के लिए पूछा है। डेल्टा H मिक्स इक्वल
जीरो, बिल्कुल सही है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। डेल्टा जी मिक्स जीरो दे रखा है, रॉन्ग है तो। एंड सिमिलरली डीबी क्या है हमारे पास, रॉन्ग है। क्लियर है, ये तो आइडियल नॉन आइडियल दोनों के लिए ही रॉन्ग है, ये नॉन आइडियल के लिए सही है, आइडियल के लिए सही है। क्लियर है, चलिए तो डेल्टा जी वाला कॉन्सेप्ट आप इधर से बहुत इजी तरीके से समझ सकते हो। ये लो ग्राफ का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। फॉर ए बाइनरी आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन द वेरिएशन इन टोटल वेपर प्रेशर वर्सेज कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय विच ऑफ द कर्व। ये हमारे पास कर्व दे रखे हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि सर पी सॉल्यूशन का ग्राफ है, तो हमारे पास ये आ गया, देखो पी सॉल्यूशन का ग्राफ ये है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। जैसे ही आप ये करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसने कहीं भी ऐसा नहीं बोला है कि हमारे पास जो कंपोनेंट है बाइनरी जो आइडियल सॉल्यूशन है उसमें कंपोनेंट वोलेटाइल है, दोनों वोलेटाइल प्लस वोलेटाइल है और वोलेटाइल प्लस नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल प्लस नॉन वोलेटाइल। क्लियर है। अब अगर हम बात करें वोलेटाइल प्लस नॉन वोलेटाइल की, तो ये ग्राफ सही होगा क्योंकि जीरो से स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं x1 को अगर इधर क्या कर दूं, x1 इज इक्वल टू 1 है हमारे पास, और x1 जो है ये जो 1 है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल। तो यही ग्राफ आएगा हमारे पास, क्योंकि इधर क्या है, x1 1 है और x2 कितना है, 0। प्योर क्या है हमारे पास, 1, और वो नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर 0 ही आएगा। फिर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ये क्या है हमारे पास, P2 नॉट, सही है। और इधर हमारे पास दोनों क्या है, वोलेटाइल है। अगर दोनों वोलेटाइल है तब तो ये ग्राफ आएगा ही। किससे, PT इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। और अगर आपको इसका एक्सप्रेशन देखना है तो इसमें जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, P टोटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X2 आएगा। क्यों? क्योंकि ओनली 2 वोलेटाइल है, तो इधर से क्या आ जाएगा, P टोटल इज इक्वल टू P2 नॉट, ये आ जाएगा X2। बस इधर से आप कर लीजिए आप। क्लियर है भाई? तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्लियर है? कोई भी एग्जाम में आ सकता है बेटा, ठीक है? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द सॉल्यूशन विच शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। क्या ट्रिक बताई थी? अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात करता है, पॉजिटिव के लिए आप क्या देखो, एल्कोहल, एंड नेगेटिव के लिए क्या देखो आप, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। ठीक है, अब ऑप्शन देख लो हमारे पास क्या पूछा है हमसे, पॉजिटिव, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एट, अब देगा ध्यान से समझना, ये तो वो पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो अपोजिट बनता है। अगर डेविएशन पॉजिटिव है तो हमारे पास मिनिमम या मिनिमा बॉइलिंग एजियोट्रोप बनेगा। एजियोट्रोप, ठीक है। और अगर हमारे पास इधर नेगेटिव वाला, मतलब अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम, पॉजिटिव है तो मिनिमम। क्लियर है? अगर नेगेटिव डेविएशन दे रखा है तो उस वाले केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा मैक्सिमा। मैक्सिमा बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास देखिए क्या दे रखा है उसने, पॉजिटिव, मतलब मिनिमम वाला आएगा। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ये रॉन्ग हो गया। मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट एजियोट्रोप, कोई मतलब नहीं है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बिल्कुल सही है, क्या बनाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप फॉर्म करेगा। और ये मिनिमम फ्रीजिंग एजियोट्रोप दे रखा है तो ये भी रॉन्ग है। क्लियर है भाई? तो करेक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, सी इज द करेक्ट आंसर।
क्लियर है आपको? चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं हम। द एग्जाम्पल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब क्या बोला है उसने, अच्छा क्वेश्चन है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोला है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कब आएगा? जब पॉजिटिव डेविएशन होगा। पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या देखते हैं हम? एल्कोहल। देखो अब इधर, इधर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इधर दे रखा है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन, ये एल्कोहल रहा, मतलब करेक्ट क्या आ जाएगा? डी। डी हमारे पास करेक्ट आंसर है। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इधर क्या दे रखा है? द सॉल्यूशन दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो इसमें क्या बोल रखा है उसने? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब अगर मैक्सिमम बोला है इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहा है, और नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहा है, दैट मींस क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अगर आप याद कर पा रहे तो जो एनसीईआरटी में दे रखा है और स्टेट बोर्ड में दे रखा है उनको याद कर लो। ठीक है, जो भी आपका स्टेट बोर्ड है और एनसीईआरटी है वो याद कर लो। अगर याद नहीं कर पा रहे तो मैंने ट्रिक बता रखी है आपको, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब आप देख लो कि हमारे पास नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या देखते हैं? क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म देख लो हमारे पास कहां दे रखा है? क्लोरोफॉर्म दे रखा है सी में। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? सी। एसीटोन क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट आंसर है। क्लियर है? बी एंड डी तो हमारे पास क्या है बेटा? आइडियल सॉल्यूशन है। बी और डी क्या है? आइडियल सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज। तो अगर हमारे पास उसने बोला है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है सीपी, जो अमाउंट ओनली डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। irrespective of nature, irrespective of nature of solute। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सीपी क्या होती है हमारे पास? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम उनको बोलते हैं कि जो प्रॉपर्टीज ओनली सॉल्यूट की क्वांटिटी, अमाउंट पर डिपेंड करती है, ना कि उनके नेचर पर। मतलब अगर मैं 1 मोल CH3COH ले रहा हूं एंड मैंने 1 मोल CH3COH लिया हमारे पास और 1 मोल मैंने एसिटिक एसिड लिया, सॉरी फॉर्मिक एसिड लिया HCOH, तो जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी दोनों के लिए, अगर बाकी कंडीशन सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारे पास? सेम है। आप 1 मोल यूरिया लीजिए, 1 मोल ग्लूकोज लीजिए, दोनों के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी। क्यों? क्योंकि अमाउंट सेम है, अब नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है भाई? तो देखते हैं हम। इट डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। बिल्कुल सही है, कंसेंट्रेशन मतलब क्वांटिटी हो गया। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो बात हमें माननी पड़ेगी, इस पर डिपेंड करता है। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट इन सॉल्यूशन एज वेल एज ऑन द नेचर। ये रॉन्ग हो गया ना भाई, नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, बट पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। बी का जो हाफ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बट सेकंड पार्ट क्या हो गया? रॉन्ग, क्योंकि उसने बोला नेचर पर भी डिपेंड करेगा, वो तो रॉन्ग हो गया हमारे पास। क्लियर है? नेक्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन सॉल्यूशन एज वेल एज ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। तो ये भी हमारे पास रॉन्ग हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या है सर? बी और सी तो सेम हुए नहीं, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक बोला है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। बाकी स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है, हाफ हाफ, दोनों के हाफ हाफ करेक्ट है, बट सेकंड पार्ट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। इट डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन सॉल्यूशन एज वेल एज ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। तो जहां भी नेचर आ गया वो तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो बी,
सी एंड डी हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है और करेक्ट है हमारे पास ए। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन रिकॉल हो जाती है पूरी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? और इधर से हमारे पास जो इसने रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोला है उसमें क्या होता है हमारे पास पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। एक रिलेशन ये होता है हमारे पास, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बता रहा हूं। दूसरा रिलेशन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस आया है। इधर होता है हमारे पास एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। ये वो फॉर्मूले हैं जो सदाबहार है, मतलब कैसा भी सॉल्यूशन दे रखा हो ये लगेंगे। ठीक है, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट बोला हुआ है, क्वेश्चन बोला हुआ है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो आप इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हो। देन आता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट और इसमें ही हमारे पास एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट आ जाएगा, अगर हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन उसने बोला हुआ है तो। क्लियर है भाई? ठीक है, अगर हमारे पास क्या बोल देता है वो कि अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो जिधर भी सॉल्यूट आएगा उधर आयोटा लगा देना, सिर्फ सॉल्यूट को मल्टीप्लाई करना है आयोटा से, सॉल्वेंट को नहीं करना है। क्लियर है? चलिए, ये हो गया हमारे पास आर एल वीपी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमारे पास क्या दे रखा है। एट रूम टेम्परेचर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, इधर उसने बोला हुआ है ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। तो अगर डाइल्यूट बोला हुआ है तो अगर कहीं पर हमें एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट की जरूरत हुई तो इधर हम क्या यूज कर लेंगे, उसको एक्स सॉल्वेंट मान सकते हो आप। अच्छा, ये गलत लिख दिया है मैंने क्योंकि एक्स नहीं आएगा एन आएगा। अरे मोल फ्रैक्शन तो सम तो वन होगा ना, नहीं समझे? मोल फ्रैक्शन का सम तो वन होगा, एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट तो वन है भाई। अगर डाइल्यूट बोला हुआ है इसका मतलब यह कि सॉल्यूट के मोल्स काफी कम है सॉल्वेंट के कंपेयर में, तो एक्स सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके हो जाएगा, एन सॉल्वेंट के हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं क्वेश्चन में आगे। तो क्या बोला हुआ है, एट रूम टेम्परेचर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज प्रिपेयर्ड बाय dissolving 0.6 gram of urea in 360 gram of water if the vapor pressure of pure water at this temperature is 35 mm। P नॉट की वैल्यू दे रखी है। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ध्यान से समझना, लोवरिंग ऑफ वेपर पूछा है मतलब P नॉट माइनस पी एस कैलकुलेट करवाया है। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, आर एल वीपी होता है हमारे पास, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अभी उसने ओनली हमसे रिलेटिव लोवरिंग लोवरिंग ऑफ वेपर पूछा है तो पी नॉट माइनस पी एस। अब हमारे पास सिंस हम ये यूज कर सकते हैं इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। अगर किसी के दिमाग में यह आ रहा हो कि सर स्टार्टिंग के दो फॉर्मूले यूज नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो, मतलब ये यूज करने का तो कोई सेंस बनता नहीं है क्योंकि उसने क्या बोल दिया है, डाइल्यूट बोला हुआ है तो इसी का मॉडिफाई है। अगर कोई बोलता है सर ये यूज नहीं कर सकता क्या सॉरी, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या आएगी, आपसे ये कैलकुलेट करवाया हुआ है तो ये कैलकुलेट करवाया हुआ है तो आपको इधर ये तो कैलकुलेट, इधर दो अननोन मतलब पीएस कैलकुलेट पहले करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि इधर नीचे पीएस आ रहा है। मैंने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि पी नॉट की वैल्यू गिवन है और मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पी नॉट नोन है, एन सॉल्यूट नोन है, एन सॉल्वेंट नोन है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं इधर, तो ये क्या आएगा हमारे पास, पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट की वैल्यू कितनी है 35 इज इक्वल टू एन सॉल्यूट। एन सॉल्यूट कितना है हमारे पास, एन सॉल्यूट मतलब एन यूरिया, गिवन मास 0.6, मोलर मास कितना होता है 60, तो ये आ गया हमारे पास 0.1। यूरिया क्या होता है NH2CO NH2, यूरिया क्या होता है हमारे पास NH2CO NH2।
क्लियर है भाई? तो इधर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ गया। अब दूसरा हमें क्या चाहिए, एन वाटर सॉल्वेंट के मोल्स, तो वो कितना है 360 दे रखा है वेट, मोलिकुलर वेट कितना है 18, तो ये कितना आ गया 20। तो आप इधर से देख भी रहे हो। अच्छा ये 0.1 आएगा 0.01 आएगा, सर 0.01 आएगा। देखो भाई 0.01 आ रहा है ना, सोल्व करके देखो, ये पॉइंट हटेगा 60 61 10⁻²। तो इधर अब ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 0.01 अपॉन 20। तो इधर से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू 0.35 इंटू 20। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 17.5, 17 इधर ही है, तो मतलब करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सी, 0.017 mm Hg। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो किस में दे रखा है, सी में। क्लियर है भाई? तो ये हो गया हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्वेश्चन। सही है? नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 119 टोर एंड दैट ऑफ टोलुइन इज 37 टोर एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या सेम है, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इन वेपर फेज which is in equilibrium with solution of benzene and toluene having a mole fraction of toluene 0.5। तो हमारे पास x टोलुइन दे रखा है, हमारे पास xt लिख देता हूं मैं, वो कितना है 0.5। तो अगर xt 0.5 है तो xb भी कितना होगा 1 माइनस 0.5, तो ये आ गया हमारे पास 0.5। सही है? हमसे पूछा क्या है, yt वेपर फेज में कैलकुलेट करना है टोलुइन के। जब कभी भी वेपर फेज में कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास एक ही फंडा है, क्या कि सर राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को इक्वल कर दो। तो उससे हमारे पास जो रिलेशन आएगा, हमने अभी सॉल्व किया है क्वेश्चन, तो उससे आएगा हमारे पास, कर देते हैं फिर से, पी टोलुइन इज इक्वल टू पी टोलुइन, टोलुइन है ये, टोटल नहीं है, पी नॉट टोलुइन एक्स टोलुइन इज इक्वल टू पी स्मॉल टी, ये टोटल हो गया इनटू वाई टोलुइन। तो इधर से वाई टोलुइन आ जाएगा हमारे पास पी नॉट टी एक्स टी अपॉन पी टी। पी नॉट टी हमारे पास गिवन है, कितना दे रखा है, बेंजीन एंड टोलुइन, टोलुइन का दे रखा है 37 इनटू एक्स टोलुइन हमें कैलकुलेट करना है, वो है 0.5 दे रखा है। अब हमें कैलकुलेट करना है पी टोटल। पी टोटल के लिए सिंपल सा फंडा, राउल्स लॉ लगाना है आपको, पी ए नॉट, पी टोटल स्मॉल में लिख रखा है, तो पी ए नॉट लिख देता हूं मैं, पी टी नॉट एक्स टी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। वैल्यू पुट करेंगे हम, पी टी नॉट कितना है, टोलुइन का है 37 इंटू 0.5 प्लस पी बी नॉट कितना है 119 इंटू 0.5। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 37 और ये आ गया 156 डिवाइडेड बाई या इंटू 0.2 कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 78। तो ये वैल्यू पुट करनी है, बस इधर डिवाइड में क्या आ जाएगा 78। तो अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, ऑप्शन का आप कैसे कर पाओगे। अगर ये 39 होता तो आंसर आता मेरे पास 39 अपॉन 78 0.5। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा, कितना आता 0.5 आता, बट इधर क्या दे रखा है 0.37 है ये, तो मतलब 0.5 इंटू 0.5 उसका भी हाफ 0.25 से थोड़ा सा कम आएगा नंबर। नहीं समझ में आया? मैं बोल रहा हूं कि अगर ये 39 अपॉन 78 होता तो ये आता हमारे पास 0.5, उसको मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करता 0.25 आता, बट ये 39 से थोड़ा कम है, मतलब 0.25 से थोड़ा कम वैल्यू आएगा, वो हमारे पास दे रखा है बी में, मतलब 0.237 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास, वाई टोलुइन इज इक्वल टू 0.237। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। इस टाइप के क्वेश्चंस के आने की चांसेस है, इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं। क्लियर है? चलिए भाई
नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, CH2 इथाइलिन, ये हो गया ग्लाइकोल मतलब 2OH, तो ये आ गया हमारे पास। इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज इन ए कोल्ड क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट होता है तो एंटी फ्रीज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जल्दी हमारा जो सॉल्वेंट है वो जो फ्यूल है वो मतलब फ्रीज ना हो। मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल विच शुड बी एडेड टू 4 kg ऑफ वाटर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग एट -6 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी, कि अगर हमारे पास 4 kg वाटर हो तो उसमें कितना इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड किया जाए कि -6 डिग्री तक फ्रीज ना हो। क्लियर है, वैसे तो 0 पे हो जाता है, 0 पे स्टार्ट हो जाता है, तो -6 तक ना हो, तो हम क्रिटिकल कंडीशन लेके चलेंगे कि -6 वाला देख लेते हैं हम, -6 वाला। तो इधर हमारे पास -6 हमारे पास दे रखा है, ये क्या हो गया TF -6, तो TF नोट तो वाटर है वो कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा TF क्या होता है हमारे पास, डेल्टा TF होता है TF नोट माइनस TF, तो इधर से डेल्टा TF आ गया हमारे पास 6, डेल्टा TF कितना आ गया 6 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इस चीज में मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। अब हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डेल्टा TF इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू KF इंटू आयोटा, बट इथाइलिन ग्लाइकोल है तो आयोटा कितना हो गया हमारे पास 1, वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा TF 6। W हमें कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए हमें, CH2OH दे रखा है क्या, दे रखा है 62, नहीं तो हम कैलकुलेट भी कर लेते, ये आ गया हमारे पास 62 इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 4 kg में दे रखा है इनटू KF की वैल्यू 1.86, तो इधर से W कैलकुलेट करेंगे हम तो 62, ये कितना आ गया हमारे पास 0.03, भाई 60 इंटू 3 करेंगे 180, 2 इंटू 6 186.03, तो ये आ गया हमारे पास W इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 4 इंटू 6 किया तो 4 इंटू 6 करते हैं तो हमारे पास नंबर आएगा 24 डिवाइडेड बाई 0.03, कितना आ रहा है 0.03, तो इधर से हमारे पास आ गया है 800, कितना आ गया 800। अब 800 ग्राम अगर आप करोगे तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, हमें तो रोकना है 6 पर, इसका मतलब जो हमें वेट चाहिए होगा वो 800 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, और वो हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है, एक में दे रखा है ए में, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है कि अगर 800 से ज्यादा मैं वेट लेके चलता हूं इथाइलिन ग्लाइकोल का 800 ग्राम से ज्यादा 4 kg वाटर में, तो हमारे जो वाटर रहेगा वो -6 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज नहीं होगा। क्लियर है, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक पॉलीमर्स बायोमोलिक्यूल्स एक्सेट्रा, बिकॉज इन सब का देखो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ध्यान से समझ लेना, ये पॉइंट लिख भी सकते हो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास कैलकुलेट किया जाता है। अब क्वेश्चन ये कि हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं जैसे प्रोटीन हो गया या मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए पॉलीमर बायोमोलिक्यूल्स वगैरह, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट अगर हमें मोलर मास कैलकुलेट करना हो तो जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड यूज किया जाता है। उसका रीजन पूछा है, तो उसका रीजन ये है कि हाई टेम्परेचर पर ये जो कंपाउंड है वो स्टेबल नहीं होते हैं, तो इसलिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर वाला मेथड यूज करते हैं कम टेम्परेचर के लिए। ठीक है, क्योंकि उसमें हम टेम्परेचर वगैरह ज्यादा नहीं रखते हैं, तो उसके लिए ये आएगा हमारे पास। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर, ये रीजन नहीं है। रीजन क्या है हमारे पास कि ये स्टेबल नहीं होते हैं, तो दीज आर नॉट स्टेबल एट हायर टेम्परेचर
एंड हैव पुअर सॉल्युबिलिटी, एंड सॉल्युबिलिटी क्या होती है हमारे पास, पुअर होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि जो हमारे पास सॉल्वेंट है उसके साथ रिएक्शन वगैरह कर जाए, सॉल्युबल हो जाए, तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी क्वेश्चन को सोल्व करने में, मतलब जो भी डेटा हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है उसमें, क्योंकि सॉल्युबिलिटी कितनी होगी उस चीज पर भी डिपेंड करेगा। वैसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल था, ठीक है, तो ये आप दिमाग में रखोगे, ये पॉइंट नोट कर लोगे कॉपी के टॉप पर, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके सॉल्यूशन आपको थोड़ा सा याद भी रखनी होती है ना, मगअप करनी होती है चीजें, तो वो ये है बेटा हमारे पास। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास, सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये हाई टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर करोगे डिसोसिएट हो जाएगा, दूसरे में कन्वर्ट वगैरह हो जाते हैं, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा इनका जो भी है। एंड दूसरा हमारे पास क्या है, ये इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, the want of factor iota for a compound which undergoes dissociation in one solvent and association in other solvent is respectively। तो अगर मैं आयोटा की बात करूं तो ध्यान रखना, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो आयोटा की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, एंड एसोसिएशन हो रहा है तो आयोटा की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ठीक है। डिसोसिएशन के लिए आयोटा का फॉर्मूला किससे करोगे, एल्फा इज इक्वल टू आयोटा -1 अपॉन n -1। एसोसिएशन के लिए आयोटा का फॉर्मूला एल्फा इज इक्वल टू आयोटा -1, बस इधर 1/n -1 आ जाएगा। क्लियर है? ये आ जाएगा हमारे पास। इसमें अगर आप n देखना चाहो तो n क्या होता है हमारे पास, n होता है, जैसे अगर मान लो मेरे पास क्या दे रखा है, A2 दे रखा है, वो डिसोसिएट होके 2A बना रहा है, तो इधर n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2, ये रहा। क्लियर है? और सेम अगर मैं ये बोल दूं कि ट्वाइस A है, ये A2 बना रहा है, डाइमराइजेशन हो रहा है, तो इधर भी n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2। अगर A3A मिलके A3 बनाता तो n की वैल्यू कितनी होती, 3। क्लियर है? तो ये आ जाएगा हमारे पास डिसोसिएशन ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन लेस देन 1। तो ग्रेटर देन रॉन्ग हो गया, लेस देन ग्रेटर देन रॉन्ग, क्योंकि पहले ग्रेटर देन होना चाहिए, ये भी रॉन्ग, ग्रेटर देन एंड लेस देन ये सही है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास दे रखा है, if boiling point of water is 100 degree centigrade, how much gram of NaCl is added in 500 gram of water to increase its boiling point by approx 1 degree centigrade। ये बोल रखा है कि हमारे पास जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज होना चाहिए क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा टी भी दे दिया हमें, डेल्टा टी भी दे दिया, कितना है 1, डेल्टा टी भी कितना है हमारे पास 1। अब डेल्टा टी भी होता क्या है, डेल्टा टी बी इक्वल टू स्मॉल m के बी इंटू आयोटा। तो आयोटा को नहीं भूलना है कभी भी। अब NaCl दे रखा है तो आयोटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n, जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास एल्फा 100% होता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में जो आयोटा की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली n के इक्वल आती है। n क्या है हमारे पास, जितने प्रोडक्ट में आयंस बनेंगे, ये हो गया हमारे पास Na प्लस Cl माइनस, तो 2 बन गए। तो n की आयोटा की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 2। आयोटा कितना हो गया, 2। अब वैल्यू पुट करनी है बस हमें, तो आयोटा की वैल्यू 2 है, डेल्टा टी भी कितना दे रखा है 1, स्मॉल m, वेट ऑफ सॉल्यूट वही हमसे पूछा है तो W अपॉन NaCl का मॉलिक्यूलर वेट 58.5 आएगा, 23 इसका 35.5, तो ये आ गया 58.5, ये हो गए मोल्स। वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम दे रखा है, तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया 1000 इनटू केबी कितना है, H2O 0.52। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इधर कितना आ गया हमारे पास 2, तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू
58.5 अपॉन 1.04। अब आप इसमें एक नंबर भूल गए हो, कौन सा? आयोटा तो भूल ही गए हो। आयोटा की वैल्यू कितनी आएगी? 2। अरे आयोटा भी तो आएगा 2, तो इधर डिवाइड में कितना आएगा? 2। तो अब देखो हमारे पास, फिर से डायरेक्ट करोगे आप आंसर। 58.5 का हाफ कितना होगा हमारे पास? 29 के आसपास। 29 के आसपास आना चाहिए ना। तो ये देखो हाफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 है, तो 29 के आसपास हमारा ये नंबर है। 0.04 ज्यादा है, इसलिए 29 से कम आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? बी। बाकी नंबर तो बहुत छोटे हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास? बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? तो फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, सबके क्वेश्चंस हो गए। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस बचे हैं वो इस टाइप के बचे हैं कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर का आइसोटोनिक वाला पार्ट बचा हुआ है ना। तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी करते हैं। आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? क्या बोला है? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो अगर हमारे पास हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसने बोला है तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्मॉल एम। ठीक है, लिख सकते थे स्मॉल एम, या डेल्टा टीबी जो आएगा वो आएगा हमारे पास स्मॉल एम इंटू के बी इंटू आयोटा। क्लियर है? मतलब के बी तो कांस्टेंट रहेगा अगर सेम सॉल्वेंट है, तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया एम इंटू आई। सही है? अब सर डेल्टा टीबी क्यों देख रहे हो आप? हमें तो टीबी बोला है उसने, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बोला है ना। तो डेल्टा टीबी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है, तो अगर हमारे पास डेल्टा टीबी बढ़ेगा दैट मींस टीबी भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि टीबी नॉट तो कांस्टेंट है। ठीक है, ये समझना। इसके बाद अगर हमारे पास डेल्टा टी एफ बढ़ रहा है तो इधर उल्टा होता है, टी एफ क्या होगा? कम होगा। ये बस ध्यान रखना। बॉइलिंग पॉइंट देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन हो रहा है मतलब इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहां पर चीजें डिक्रीज हो रही है। तो अगर डेल्टा टी एफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट में डायरेक्टली होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर तो पाई इक्वल टू सीआरटी से पता लग ही जाता है। क्लियर है? तो अब हमारे पास क्या देखना है हमें? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो m इंटू आयोटा का मल्टीप्लाई देखना है हमें। तो m, इसके लिए आयोटा कितने आयंस हो गए हमारे पास? 3। भाई सॉल्ट दे रखा है तो आयोटा नंबर ऑफ आयंस के इक्वल, तो आयोटा आ गया 3। इधर आयोटा कितना आ गया? 2। इधर यूरिया के लिए आयोटा 1, ग्लूकोज के लिए भी आयोटा 1, सुक्रोज होता 1, केन शुगर 1, इथाइलिन ग्लाइकोल 1, कोई भी अल्कोहल दे रखा है 1। तो अब हमारे पास मल्टीप्लाई देखेंगे m इंटू आयोटा का, तो इन दोनों को तो देखने की रिक्वायरमेंट है नहीं। इसको अगर देखेंगे तो 0.02 आ रहा है, इसको अगर देखेंगे तो 0.03 आ रहा है। m इंटू आयोटा का मल्टीप्लाई, तो मैक्सिमम a के लिए, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? a आ जाएगा। क्लियर है भाई? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? a। नेक्स्ट देख लो अब, %40 by weight solution will contain how much mass of the solute in 1 liter solution? Density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि अगर कोई बच्चा फॉर्मूला याद करके जा रहा है तो उससे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ये क्या फॉर्मूला लगाओगे? कुछ नहीं। तो बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक मैंने आपको एक ही बात बोली हमेशा कि जो भी आपको दे रखा है उसका मीनिंग लिखिए एंड क्वेश्चन सोल्व करिए, होगा। तो हमारे पास क्या दे रखा है? 40% बाई वेट दे रखा है। 40% बाई वेट दे रखा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 40 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन, बाई वेट दे रखा है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है उसने। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन,
मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बारे में तो इंफॉर्मेशन है ही नहीं, हमें सॉल्यूशन का मास पता है, बट उसने क्वेश्चन में डेंसिटी भी गिवन है। तो क्या हम सॉल्यूशन का मास वॉल्यूम निकाल सकते? बोले सर हाँ। कैसे? डेंसिटी क्या होता है हमारे पास? m/v। डेंसिटी क्या होता है? m/v। तो इधर से अगर मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा तो क्या आ जाएगा? m/d। तो ये इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 40 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 अपॉन डेंसिटी कितनी है? 1.2 ml सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन क्या 8th क्लास का नहीं बन गया? बिल्कुल। कैसे? कि 100 अपॉन 1.2 ml में कितना सॉल्यूट है? 40 ग्राम सॉल्यूट। 1 ml में कितना होगा? 40 अपॉन 100 इंटू 1.2। हमें कितने में चाहिए? 1 लीटर में। 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो 1000 ml में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या? 40 इंटू 1.2 अपॉन 100 इंटू 1000। डबल जीरो से डबल जीरो गई, इसके बाद ये 10 तो ये 12 हो जाएगा। 12 4 48 और 0 48 ग्राम। कहां दे रखा है? ए में। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। Want of factor more than unity indicates that the solute in solution has। तो अगर want of factor की वैल्यू क्या दे रखा है? ग्रेटर देन 1। आयोटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होती है? जब डिसोसिएशन हो रहा हो। अगर आयोटा की वैल्यू लेस देन 1 हो तो एसोसिएशन। तो लेस देन 1 एसोसिएशन। अभी हमसे क्या बोला है? ग्रेटर देन 1 है मतलब डिसोसिएशन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है? ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आयोटा की कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको वो भी बता देते हैं। अगर आपको आयोटा की कैलकुलेशन करनी है तो उसके रिगार्डिंग आपको जो क्वेश्चन करना है ये देखिए। इफ एल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 द want of factor iota used for calculating the molar mass। तो Na2SO4 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है। तो Na2SO4 को हम डिसोसिएट करते हैं। तो Na2SO4 को अगर डिसोसिएट करेंगे तो किस तरीके से करना है? ट्वाइस Na प्लस SO4 2 माइनस। तो n इधर एक है तो एक कोफिशिएंट के लिए n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3। तो डिसोसिएशन के लिए एल्फा इज इक्वल टू आयोटा -1 अपॉन n -1। तो एल्फा कितना दे रखा है? एल्फा ही है। आयोटा की वैल्यू कितनी है? आयोटा -1, n की वैल्यू 3 -1। तो इधर से आयोटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1। ये आ गया हमारे पास। यही पूछा है क्या? आयोटा की वैल्यू पूछी है। तो 2 अल्फा प्लस 1 कहां दे रखा है? बी में। तो बी आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है भाई? और देखो फ्रीजिंग पॉइंट का भी देखो आप क्वेश्चन, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में ज्यादा चांसेस होते हैं रॉन्ग करने के। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या पूछा है? मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब इस बार टीएफ नहीं पूछा है। क्या पूछा है? डेल्टा टीएफ। और डेल्टा टीएफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल एम के, एंड डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोटा के। तो एम तो हमारे पास दे नहीं रखा, दैट मींस एम हमें सेम लेना पड़ेगा। तो डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयोटा। K2SO4 3 आयन बनेंगे, 2 K के 1 SO4 2 माइनस। आयोटा की वैल्यू आ गई 3। यूरिया के लिए आयोटा की वैल्यू 1। ग्लूकोज के लिए आयोटा की वैल्यू 1। NaCl के लिए आयोटा की वैल्यू 2। तो मैक्सिमम कहां पर दे रखा है आयोटा? ये ए। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मैक्सिमम नहीं मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम के 2 हो जाएंगे मेरे पास, सी और डी दोनों हो जाएंगे। मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए अब ध्यान देना,
मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोला है, मतलब डेल्टा टीएफ क्या होना चाहिए मेरा, मैक्सिमम। और डेल्टा टीएफ मैक्सिमम किसके लिए, फर्स्ट के लिए, तो भी हमारा यही होता। अगर मिनिमम पूछ लेता तो मिनिमम के लिए सी और डी दोनों सेम होते, क्योंकि मोलरिटी या मोलेलिटी सेम माननी पड़ेगी, हमारे पास गिवन नहीं है। क्लियर है? ये करो तो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज इज 180। मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है ग्लूकोज का, 180 दे रखा है, वो हमें पता है। ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज विच कंटेन्स 18 ग्राम पर लीटर, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 मोलल बोला हुआ है। तो अगर मोलल बोला हुआ है दैट मीन्स आप क्या करना है, हम तो इससे मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। देखो हमारे पास गिवन क्या है, 18 ग्राम पर लीटर, मतलब 18 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज ये यूरिया है, क्या दे रखा है, ग्लूकोज। 18 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही मीनिंग हुआ। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब वॉल्यूम दे रखा है और इधर क्या दे रखी है, मोलेलिटी। तो वाटर के लिए इधर आप डेंसिटी कितनी मान सकते हो, डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल मान सकते हो, क्योंकि आपको माननी ही पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मैं बोल सकता हूं डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 18 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन, एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, प्रेजेंट इन कंसंट्रेशन वाले। जब कभी भी वेट बाई वेट, डब्ल्यू बाई वी, इधर डब्ल्यू बाई वी दे रखा है, वी बाई वी, तो मीनिंग लिखो और क्वेश्चन सोल्व होगा। तो 18 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर मतलब 1000 ml, मतलब 1000 ग्राम हो जाएगा हमारे पास, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या H2O बोल सकते हो आप, 1000 ग्राम ऑफ H2O, क्योंकि ये वाटर का ही वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम किसका है, वाटर का है, क्योंकि एट जो सॉल्यूट है उसकी वजह से चेंज इन वॉल्यूम बहुत कम है। ठीक है, तो अब इधर से आ गया हमारे पास, तो अब स्मॉल m क्या होगा, गिवन मास 18, मॉलिक्यूलर वेट 180 इनटू 1/1, क्योंकि 1000 ग्राम क्या हो गया 1 kg, तो कितना आ गया 0.1, मतलब A। क्लियर है? मोलर बोलता तो मोलर में तो और बीजी था, तब हमें डेंसिटी मानने की जरूरत भी नहीं पड़ती, डायरेक्टली 1 मोलर ही सॉल्यूशन था। क्लियर है भाई? तो मोलर मोलर दोनों दे सकता है बेटा। हां, अगर इस क्वेश्चन में मोलर भी गिवन होता, मोलल भी गिवन होता, तो मैं क्या ऑप्शन सेलेक्ट करता, देन मैं 0.1 मोलर सेलेक्ट करता। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपको ऑप्शन दिए होते ए 0.1 मोलर, बी 0.1 स्मॉल m, तो मेरा आंसर ये होता, क्योंकि तब उसने दे रखे हैं, मतलब आप फिर अज्यूम नहीं कर सकते। अभी आपने ऑप्शन, अभी उसने ऑप्शन ही नहीं दिया आपको। क्लियर है भाई? मोलरिटी का ऑप्शन ही नहीं दे रखा। आइडियल सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन और देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन कंपोनेंट्स फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। तो अगर आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या रहेगा, डेल्टा एच मिक्स डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू 0, तो फर्स्ट सही है। ये 1 दे रखा है, रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, कोई लिंक नहीं है इनका, तो करेक्ट क्या है हमारे पास ए, तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं हमारे पास, इधर आइए। lowering in vapor pressure is the highest for, lowering in vapor pressure पूछा है हमसे, क्या पूछा है, lowering in vapor pressure, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। ये वैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि lowering in vapor pressure क्या होगा हमारे पास, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एक्स सॉल्यूट। तो पी नॉट माइनस पी एस हमसे पूछा है, तो पी नॉट माइनस पी एस अगर पूछा हुआ है, तो पी नॉट माइनस पी एस, ये पी नॉट तो क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट। तो इधर से भी आप क्या बोल सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स सॉल्यूट आएगा।
और एक्स सॉल्यूट आएगा तो हमारे पास साथ में आयोटा भी आएगा, तो ये आएगा पी नॉट माइनस पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलेलिटी इनटू आयोटा यूज कर सकते हो, क्योंकि जिसका एक्स ज्यादा होगा, एक्स ज्यादा होगा मतलब मोलेलिटी भी ज्यादा है, क्योंकि मोल्स की तो बात आ गई कुल मिला के, भाई मोल्स की तो बात कर रहे हैं अपन। तो इधर अगर हम देखें तो आप देखो 0.2 आयोटा कितना है 1, 0.1 आयोटा 1, 0.1 आयोटा कितना है हमारे पास 2, 0.1 आयोटा कितना है 3, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3 आएगा, मतलब डी करेक्ट है। क्लियर है? ऑर्डर अगर आप लिखना चाहो तो डी, देन आएगा हमारे पास ये 0.2 आ रहा है ए सी, ए और सी में इक्वल आएगा क्योंकि 0.2 इंटू 1, 0.2 इंटू 1, और फिर आएगा हमारे पास बी, सॉरी डी के बाद ए इज इक्वल टू सी और देन आएगा बी। क्लियर है? तो सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस हो गए। चलो ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, बट ध्यान से देखेंगे। ए सर्टेन टेम्परेचर ए 5.212% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, केन शुगर क्या होता है हमारे पास, जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारे पास 342 बोल सकते हो, C6H12O6 सॉरी is isotonic with a 0.9% solution of unknown solute। तो इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है, देखो फॉर आइसोटोनिक तो क्या करते हैं हम, π1 इज इक्वल टू π2, ठीक है, तो इससे आ जाएगा C1R T1 आयोटा 1 इज इक्वल टू C2R T2 आयोटा 2। अगर टेम्परेचर सेम दे रखा है टेम्परेचर कैंसिल कर देंगे, जो भी टर्म सेम दे रखी है उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। अगर आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट गिवन हो, क्या गिवन हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट गिवन हो, तो आप क्या करोगे, W/W% अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 इज इक्वल टू W/W%, मतलब जो भी परसेंट दे रखा हो कोई भी, X/Y% लिख देता हूं मैं, मतलब W/W हो, ठीक है, W/W हो या फिर W/V हो, कोई भी हो हमारे पास, तो उसमें क्या करोगे आप 5.12 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट M1, अच्छा केन शुगर है 5.12 सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, M1 ही लिख रहा हूं मैं अभी, या वेट लिख दिया हम एग्जैक्टली, वो कितना है हमारे पास, ये M1 लिख दिया इज इक्वल टू, दूसरा कितना है 0.9 अपॉन M2, इससे सोल्व करिए होगा, कोई भी वेट मोल परसेंट हो वेट परसेंट हो सारे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास 5.12 अपॉन 342 इज इक्वल टू 0.9 अपॉन M2 कैलकुलेट करना है, तो इधर से अगर आप M2 कैलकुलेट करोगे तो M2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5.12 सॉरी 0.9 इंटू 342 अपॉन 5.12, ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है? और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ऑलमोस्ट 60 आएगा, कितना आएगा, ऑलमोस्ट 60, मतलब करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ए। तो ये आपको आइसोटोनिक वाला पॉइंट भी हो गया है। तो अभी हमारे पास सभी टाइप के क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है, चाहे आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का देख लो, किसी का भी, हेनरीज लॉ, कंसंट्रेशन टर्म्स। अच्छा एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कंसंट्रेशन टर्म के लिए, तो वो हम बता देते हैं आपको, कंसंट्रेशन टर्म के सॉल्यूशन क्वेश्चन के पास ही बता देते हैं किसी के पास, पहले क्वेश्चन कर लो फिर बताता हूं। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन, वेपर प्रेशर जो है वो इक्विलिब्रियम पर डिफाइन करते हैं, इसलिए वो इक्विलिब्रियम पर ही डिपेंड करता है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिस पर डिपेंड करेगा, और वो है हमारे पास टेम्परेचर। दूसरा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है कि जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन फोर्स कितना है,
तो जो वेपर प्रेशर है वो IMF इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो सरफेस एरिया नहीं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जी नहीं, टेम्परेचर सही, ऑल ऑफ दीज रॉन्ग। तो करेक्ट क्या आएगा हमारे पास? सी। ठीक है, नोट पॉइंट क्या था वो मैं इधर लिखा देता हूं। कंसंट्रेशन टर्म्स हैविंग वॉल्यूम, अगर किसी भी कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी। अगर वॉल्यूम नहीं है तो वॉल्यूम इंडिपेंडेंट होंगी। क्या होंगी? वॉल्यूम इंडिपेंडेंट। जैसे अगर इसमें हम बात करें तो मोलरिटी हो गया, W/V हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, V/V हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, और इधर अगर हम बात करें तो स्मॉल m मोलरिटी, W/W मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये वो टर्म है जो डिपेंड नहीं करती, याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखो कॉन्सेप्ट कि जिनमें वॉल्यूम आता है, क्योंकि वॉल्यूम ही एक ऐसा पॉइंट है जो टेम्परेचर से अफेक्ट होगा, बाकी वेट वगैरह अफेक्ट नहीं होता है। तो मोल्स भी अफेक्ट नहीं होंगे हमारे पास। ठीक है, मोल्स भी आ जाएगा इसमें। क्लियर है? तो ये हमारे पास थे, सभी टाइप के क्वेश्चंस हो गए हैं आपके पास, कोई भी नहीं बचा है। ठीक है, ये देख लो। और वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज। अब देखो क्वेश्चन तो मैं आपको कितने भी करा दूं, अगर आप ये क्वेश्चन सारे, क्योंकि मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चन जितने भी बनते हैं चैप्टर से, आप पेज नंबर 1 से देखिए, उससे लेके एंड तक के सारे क्वेश्चंस हो गए अपने। बात समझ में आ रही है? तो जितने भी टॉपिक्स थे सबके क्वेश्चंस आपने ले लिए हैं। तो अगर ये आपसे बन रहे हैं दैट मींस आपका चैप्टर सही है, कोई इश्यू नहीं है। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई है तो उसका कॉन्सेप्ट पढ़िए, अगर कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, और अगर कॉन्सेप्ट रिलेटेड नहीं है तो इधर से आपको पता लग ही जाएगा कि आपने क्या मिस्टेक की है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं तो उससे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट के कंपेयर में डिक्रीज होता है, क्योंकि नेम ही क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नेम से ही पता चल जाती है सारी चीजें। रिलेटिव लोअरिंग, लोअर होगा, कम होगा। तो क्या पूछा है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज मोर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये तो रॉन्ग है, सॉल्यूशन का मोर देन हो ही नहीं सकता। लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये बिल्कुल सही है, सॉल्वेंट के कंपेयर में लेस देन रहेगा। इक्वल, रॉन्ग, ये रॉन्ग। ऑलवेज हमारे पास बी सही है स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास था बेटा लिक्विड सॉल्यूशन का। तो फिर से बता रहा हूं मैं आपको सबसे पहले खुद से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और अटेम्प्ट करने के बाद में आपको देखना है कि किन क्वेश्चंस में आपको क्या प्रॉब्लम आई है। वीडियो जरूर देखनी है आपको, आप 1.5 2 किसी पर भी देख लेना। ठीक है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताइए कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सारी चीजें, वो चीजें बताइए, तो वो समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, वीडियो कंप्लीट देखनी है, क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन नहीं बन रहे, अगर कंसेप्चुअल मिस्टेक है तो वो पर्टिकुलर टॉपिक ही पढ़ो, आपके पास इतना ही टाइम है अभी। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ो, देन आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, डन। ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर, सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे जो कि हमारा आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।